दिस इज 92.7 बिग एफएम। आप सभी रसिक श्रोताओं का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हिंदी सिनेमा के अफसानों और तरानों के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज जो दिलचस्प कहानियां आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उनमें एक कहानी होगी नसीरुद्दीन शाह की पहली शादी की। किन हालातों में हुई ये शादी पता चलेगा आज। दूसरी कहानी में बताऊंगा कि एक्ट्रेस नसीम बानो भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में मशहूर क्यों हैं, क्या वजह थी इसकी, खुलासा होगा आज। तीसरे नंबर पर होगा तुमने पुकारा और हम चले आए। चौथे नंबर पर दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे जुबली कुमार, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार को। पांचवें नंबर पर कहानी होगी फिल्म पारसमणि के एक गीत की, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। ये गीत पारसमणि की जगह किसी और फिल्म के लिए बनाया गया था, कंपोज किया गया था। फिर कैसे पारसमणि में आया पता चलेगा आज। आखिर में होगा 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता का प्रश्न, और आज का प्रश्न ये है कि हिंदी सिनेमा का पहला हीरो किसे माना जाता है। तो मेहरबान दोस्तों, ये सब होगा आज के शो में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी पहली वाइफ परवीन को सबसे पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखा था। पाकिस्तानी मूल की परवीन मुराद अपनी मां के पास रहकर MBBS कर रही थी। परवीन उम्र में नसीर से काफी बड़ी थी, मगर फिर भी नसीरुद्दीन शाह उनकी तरफ आकर्षित हो गए। एक प्ले द चेयर्स के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात बढ़ती चली गई, एक दूसरे को करीब से जानने का मौका मिला। परवीन ने नसीर के अंदर एक कलाकार को देखा और उन्हें एनकरेज किया, उनकी हौसला अफजाई की ताकि वो अपने सपने पूरे कर सकें। नसीर को भी लगा कि वो परवीन ही है जो उनकी फीलिंग्स को समझती है। आगे चलकर जब नसीरुद्दीन शाह ने NSD में एडमिशन लेने का सोचा, तब भी परवीन ने ही उनका हौसला बढ़ाया। परवीन का बचपन मां से अलग पाकिस्तान में अपने पिता के साथ बीता था और वो पढ़ाई के बहाने अपनी मां के पास अलीगढ़ आई थी, लेकिन अब वापस नहीं जाना चाहती थी। समय बीत रहा था, नसीर और परवीन की दोस्ती प्यार में बदल रही थी। नसीरुद्दीन शाह अपना ज़्यादा समय परवीन के साथ बिताने लगे थे। एक दिन नसीरुद्दीन शाह परवीन के घर पर ही थे जब वहाँ CID के 2 अफसरों का आना हुआ। ये वो वक्त था जब बांग्लादेशी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी और पाकिस्तान से आए लोगों को हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी देनी होती थी। इन ऑफिसर्स से नसीरुद्दीन शाह को पता चला कि परवीन का वीज़ा एक्सपायर होने वाला है और उन्हें वापस पाकिस्तान लौटना पड़ेगा, मगर परवीन लौटना नहीं चाहती थी। तरीका, कोई उपाय, कोई हल? भारत में रुकने का बस एक ही तरीका नजर आ रहा था, और वो ये कि वो किसी भारतीय नागरिक से शादी कर लें। ऐसे में नसीरुद्दीन शाह से बेहतर कौन हो सकता था। लिहाजा 1 नवंबर 1969 को नसीर और परवीन ने शादी कर ली। फिल्म पारसमणि से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशक के तौर पर अपनी शुरुआत की। ये फिल्म बाबू भाई मिस्त्री ने प्रोड्यूस की थी और उन्होंने ही डायरेक्ट भी की थी। इसके 6 के 6 हिट गीत हैं, खास तौर पर हंसता हुआ नूरानी चेहरा। फारूक कैसर के लिखे इस गीत को आवाजें दी थी कमल बारोट और लता मंगेशकर ने। असल में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को फिल्म पारसमणि के लिए कंपोज नहीं किया था, बल्कि इत्तेफाक से यह गाना फिल्म का हिस्सा बन गया था। आपको बता दूं कि स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशक बनने से पहले लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दोनों के दोनों कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के यहाँ म्यूजिक असिस्टेंट के तौर पर काम किया करते थे। उनकी रिकॉर्डिंग भी बजाया करते थे और जद्दोजहद चल रही थी कि कुछ फिल्में मिल जाएं एज ए कंपोजर। इन्हीं प्रयासों के कारण उन्हें 3 फिल्में मिली।
लेकिन ये तीनों की तीनों फिल्में बन नहीं सकी। ये गीत हंसता हुआ नूरानी चेहरा भी उनकी ऐसी ही एक फिल्म के लिए कंपोज किया गया था, जिस फिल्म का टाइटल था सिंदबाद। मगर न जाने क्या हुआ कि फिल्म के हीरो अजीत को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी में बहुत सारी कमियां नजर आईं, उन्हें बात जमी नहीं और उन्होंने शायद अपने प्रोड्यूसर पर दबाव भी डाला, जिसके कारण लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इस फिल्म से निकाल दिया गया। लेकिन तब तक ये ट्यून कंपोज कर चुके थे वो, और जब पारसमणि के समय डायरेक्टर बाबू भाई ने ये गीत सुना तो उन्होंने फौरन कहा, कमाल का गीत है, इसे पारसमणि में इस्तेमाल करो और लिखवाओ फारूक कैसर से। बाद में जैसा कहते हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम। और अब तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। इसी कोशिश में अगला पड़ाव जो है, हम आपके फोन कॉल रिसीव करेंगे। आइए देखते हैं कौन हमसे जुड़ने के लिए तैयार बैठा है। हेलो, मैं 92.7 बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। नमस्कार करता हूँ सर जी। नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार जी सर। हमारे दूसरे श्रोताओं को अपना परिचय दें, आप कहाँ से बोल रहे हैं, शुभ नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम योगेंद्र त्यागी है और सर मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा त्यागी जी, स्वागत है आपका इस सेगमेंट पे जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका गाने का स्टाइल भी एक प्लेबैक सिंगर जैसा ही है, मेरा मानना ये है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे सुना और मुझे सुनने का जो है आपने मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू 92.7 बिग एफएम और पेश खिदमत है दिल ने फिर याद किया। आज श्रद्धा सुमन खराज अकीदत राजेंद्र कुमार को। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1929 को पाकिस्तान में हुआ था। संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले राजेंद्र के पिता का कराची में टेक्सटाइल का बिजनेस था। 1947 में पार्टीशन में उनके परिवार को अपना सब कुछ छोड़कर आना पड़ा बॉम्बे। यहाँ काम की तलाश में भटकते भटकते वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल के असिस्टेंट के तौर पर लग गए। असिस्टेंट के तौर पर राजेंद्र कुमार ने अगले 5 सालों तक पतंगा, सगाई और पॉकेटमार जैसी कई फिल्मों में काम किया एज एन असिस्टेंट। साथ ही उन्होंने केदार शर्मा की फिल्म जोगन में भी एक छोटा सा रोल निभाया। इसी समय उन्हें फिल्म हम लोग में नूतन के अपोजिट साइन किया गया, मगर किसी कारणवश बाद में उन्हें हटा दिया गया। फिल्म जोगन में प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल ने उनका काम देखकर अपनी आगे आने वाली फिल्म में एक अच्छा रोल देने का वायदा किया और इस वादे के 1.5 साल बाद उन्होंने गीता बाली के भाई का रोल दिया। फिल्म थी वचन। एक्टर के तौर पर ठीक ठाक शुरुआत होने के बावजूद राजेंद्र कुमार अपने बॉस एच.एस. रवेल को असिस्ट करते रहे। इसके बाद उन्हें वी शांताराम की फिल्म तूफान और दिया के लिए बुलावा आया। रोल जरूर छोटा था, मगर इतने बड़े बैनर से मिले इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इस फिल्म के बाद महबूब खान ने फिल्म आवाज और मदर इंडिया में राजेंद्र कुमार को अवसर दिया और मदर इंडिया राजेंद्र कुमार के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मदर इंडिया रिलीज होने के बाद ऑफर आने लगे, ढेर सारी फिल्मों की लाइन लग गई। सोलो हीरो के तौर पर राजेंद्र कुमार की पहली कामयाब फिल्म रही विजय भाई भट्ट की गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म 1959 में रिलीज हुई। इसके बाद 1959 से लेकर 1966 तक राजेंद्र कुमार ने एक के बाद एक लगातार सुपरहिट फिल्में दी और साल 1963 से 1966 के बीच आई राजेंद्र कुमार की कई फिल्मों की अपार सफलता और सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करने के कारण उन्हें इंडस्ट्री ने बुलाना शुरू कर दिया। प्रेस वालों ने टाइटल दे दिया जुबली कुमार का। ये फिल्में थीं दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, जिंदगी, संगम, आई मिलन की बेला, आरजू और सूरज। एक के बाद एक सिल्वर जुबली फिल्म्स। फिल्म दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला और आरजू के लिए राजेंद्र कुमार को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा
राजेंद्र कुमार को 1969 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। साथ ही फिल्म कानून के लिए उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा मेरिट सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया। फिल्म सूरज के बाद राजेंद्र कुमार की कुछ फिल्में अमन पाल की साथी और शतरंज कमाल नहीं कर सकी। 70 के दशक में राजेश खन्ना के आने के बाद राजेंद्र कुमार की पॉपुलैरिटी में थोड़ी कमी आई। उसके बाद उन्होंने अपने आप को दूसरे और रोल्स में शिफ्ट कर लिया। स्वर्गीय राजेंद्र कुमार के एक पुत्र कुमार गौरव और 2 बेटियां हैं, डिम्पल और काजल। फिल्मों से रिटायर होने के बाद राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म लव स्टोरी से लॉन्च भी किया था। लास्ट में कैंसर हो गया था कुमार साहब को और कुमार साहब चले गए। 12 जुलाई 1999 को ब्रीच कैंडी में अंतिम श्वास ली। बात 40 के दशक की है। उस वक्त की बेहद खूबसूरत हीरोइन नसीम बानो। ये नसीम बानो वही हैं जिनकी बेटी सायरा बानो को हिंदुस्तान अब भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, याद करता है, चाहता है। उन दिनों नसीम बानो मिनर्वा मूवी टोन में काम किया करती थी और उनकी बहुत सारी फिल्में हिट हो चुकी थीं। फिल्मों से शोहरत मिलने के बाद उन्होंने एक अभिजात्य वर्ग के अमीर और संपन्न व्यक्ति मियां एहसान से शादी कर ली। दोनों ने बाद में एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की और नाम रखा ताजमहल पिक्चर्स। इस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर के तले उन्होंने एक फिल्म बनाई, उजाला। इस फिल्म में नसीम बानो के हीरो थे पृथ्वीराज कपूर। फिल्म अच्छी चली। इसके बाद उन्होंने तकरीबन आधा दर्जन फिल्मों का निर्माण और किया। 1947 में पार्टीशन के दौरान पति एहसान मियां साहब ने पाकिस्तान जाकर बसने का फैसला किया, मगर नसीम बानो नहीं जाना चाहती थी। उनका वतन, उनकी मिट्टी यही हिंदुस्तान। इसलिए उन्होंने कहा अपने शौहर से कि वो भारत में ही रहना चाहती हैं। नसीम बानो के पति प्रोडक्शन की बनाई सारी फिल्मों के प्रिंट लेकर चले गए, शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए पाकिस्तान। पाकिस्तान में उन्होंने इन फिल्मों को रिलीज कर दिया और इन फिल्मों ने पाकिस्तान में जितना पैसा कमाया उतना हिंदुस्तान में नहीं कमाया। इन फिल्मों में नसीम बानो की खूबसूरती, नसीम बानो की अदाकारी को देखकर पाकिस्तान के लोग नसीम बानो के दीवाने हो गए और देखते ही देखते नसीम भारत से भी ज़्यादा पाकिस्तान की स्टार हो गई। वहाँ उनकी शोहरत बुलंदियों पर पहुंच गई थी। राउरकेला से बिप्लव पात्रो जानना चाहते हैं कि किस अभिनेता को हमारी फिल्मों का पहला हीरो माना जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र हमारे देश की पहली फिल्म थी जिसे बनाया था धुंधीराज गोविंद फाल्के ने, जिन्हें हम आदर और प्रेम के साथ दादा साहेब फाल्के के नाम से याद करते हैं, जानते हैं। इस फिल्म में जिस अभिनेता ने मुख्य भूमिका निभाई थी उनका नाम दत्तात्रेय दामोदर दाबके। हिंदी फिल्मों में इन्होंने ही मेन लीड किया था, इसलिए सर्वप्रथम हीरो हमारे देश का, हमारी फिल्मों का माना जाना चाहिए दत्तात्रेय दामोदर दाबके। इनके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दूं। दत्तात्रेय दामोदर दाबके मराठी रंगमंच पर अभिनय किया करते थे, जहां से इन्हें फिल्म राजा हरिश्चंद्र में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म के बाद इन्होंने 3 और फिल्मों में भी अभिनय किया। उनके नाम हमें मिल नहीं पाए, क्षमा चाहते हैं। अगर हमारे किसी प्रेमी श्रोता के पास ये जानकारी मौजूद हो तो कृपया हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसके बाद ये सिनेमाटोग्राफर और निर्देशक बन गए और 1924 में इन्होंने राजा हरिश्चंद्र का रीमेक भी बनाया। तो जनाब, ये थी हिंदी सिनेमा के पहले हीरो दत्तात्रेय दामोदर दाबके के बारे में संक्षिप्त जानकारी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, वंदे मातरम। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर, गोल्डन माइक्स RJ ऑफ द ईयर अनु कपूर के साथ, इन एसोसिएशन विद LIC। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।